रहीम। तो आज हम इंशाल्लाह जो प्लांट हार्मोन्स है उसका क्या रोल है, क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स और इसका क्या रोल है प्लांट ग्रोथ के अंदर, और इसका फिर हॉर्टिकल्चरल और फ्रूट क्रॉप के अंदर, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के अंदर इसका क्या रोल है। ये इस कहानी को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बारे में ये प्रेजेंटेशन के एंड के ऊपर जो तीन चार पांच चीजें हैं ये मैं ना बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये मैंने एक और प्रेजेंटेशन उसके अंदर ये सारी कवर कर देनी है। ठीक है, ये रहती है अभी थोड़ी सी, लेकिन ये मैं अभी एक और है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मैं आपको ये सारी कहानी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये स्टूडेंट है मेरा, उसने ये प्रेजेंटेशन दी थी, तो इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, इसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एक होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं वो है जिस तरह हम खाते हैं न्यूट्रिशन, वो ये न्यूट्रिएंट नहीं होते, ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को बताते हैं कि तूने कहां एसिमिलेट होना है, तूने कहां जाना है। ये वो सारी जो है ना कहानी, जो समझो मेन ब्रेन है जो प्लांट की ग्रोथ का, वो हार्मोन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? उसको प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को ना रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ये प्लांट्स को बताते हैं कि अब यहां पर रूट बननी है, यहां पर शूट बननी है। अच्छा, ये समझो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम मिस्त्रियों वाला है। जो मिस्त्री नहीं होते, जब हम मकान बनाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ईंटें हैं या गारा है या मिट्टी है, वो न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एक्चुअली दे नॉर्मली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बड़ी ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, दैट प्रमोट इनहिबिट और अदरवाइज मॉडिफाइड एनी प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये समझ आई बच्चों? जो प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हेल्प द प्लांट in many ways, like they promote the growth of the plant, sometimes they inhibit the plant growth, and sometimes they also modify the plant physiological process. फर्ज किया रूट कटिंग हम लगाते हैं, तो रूट कटिंग को नॉर्मली तो स्टेम होती है, लेकिन हम अगर नीचे ऑक्सीजन, उसके ऑक्सीजन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या प्लांट हार्मोन है, अगर हम ऑक्सीजन उसके जो स्टेम के नीचे हम लगा दें और उसको जमीन के अंदर हम उसको इंस्टॉल कर दें या जमीन के अंदर उसको सो कर दें, तो नीचे से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मॉडिफाई कर रहे हैं प्लांट के पार्ट्स को, दे आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। इसको बायोरेगुलेटर भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स जो कि नेचुरली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरली प्लांट के अंदर इसकी बायोसिंथेसिस होती है। अब मैं लफ्ज काफी बार यूज करूंगा, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज की सिंथेसिस होनी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसे हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। सिंथेटिक का मतलब यह होता है कि जो हम किसी फैक्ट्री में तैयार करें या किसी आर्टिफिशियल तरीके से उसको हम कोई भी चीज उसको प्रिपेयर करें बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिस तरह केमिस्ट्री है उसके अंदर हम उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कोई कुछ ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड भी है, उसकी भी जब प्लांट के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो वो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह ही काम करते हैं, इसलिए हम उसको सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है। प्लांट हार्मोन्स इसकी अब डेफिनेशन क्या है? रेफर टू द बायोरेगुलेटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट which usually move within the plant from the site of production to the site of action. अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है प्लांट हार्मोन है जो कि शूट टिप के ऊपर पैदा होती है, लेकिन वो काम कहां करती है?
even they move from plant cell to cell to the other part of the plant where they help in the growth of and development of the plant. ठीक है, तो इसलिए हम प्लांट हार्मोन जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन द प्लांट प्रोड्यूस होते हैं और साइट ऑफ एक्शंस होती है और इसकी रेगुलेट करते हैं प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. अब फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? ये फिजियोलॉजी ये होती है किसी की फंक्शन, जो फंक्शनल स्टडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. तो प्लांट ग्रोथ हेल्प, जो फंक्शन होता है किसी भी प्लांट के पार्ट का, किसी भी प्लांट का, तो वो हम उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी प्लांट के अंदर हो रहे हैं उनको कौन रेगुलेट करता है. हम जितनी अच्छी मर्जी न्यूट्रिएंट्स देते रहे प्लांट को, लेकिन अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर ही पैदा नहीं हो रहे जहां वो, तो फिर वो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. इवन अगर ऑक्सन है ना, ऑक्सन फर्स्ट के एम्ब्रियोस, आपको पता है जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के दौरान अगर जाइगोट के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो, तो जितनी अच्छी न्यूट्रिएंट्स देते रहे सीड नहीं डेवलप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेल द जाइगोट वेयर टू डिवाइड, व्हेन टू डिवाइड एंड विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो यू विल प्रोड्यूस. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं सीड्स की डेवलपमेंट के दौरान, ये सारी इसको रेगुलेट कौन करता है? इट्स ऑक्सीजन. ठीक है, अगर ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस जीन्स के अंदर या ऑक्सीजन का जो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो प्लांट को जितनी मर्जी हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते रहे तो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी. ठीक हो गया. तो अच्छा, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मैंने पहले बताया कि नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं. अब ऑक्सीजन की बात करें, इसके अंदर एक इंडोल एसिटिक एसिड होता है जिसे IAA कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, जो सबसे पहले भी डिस्कवर भी हुआ था. ठीक है, ये नॉर्मली एपेक्स के ऊपर प्रोड्यूस होता है और ये एंडोजिनस का मतलब ये होता है जो प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये प्रोड्यूस बाय द सम टिश्यूज आल्सो कॉल्ड एज एंडोजिनस हार्मोन, नोन एज द इंडोल एसिटिक एसिड IAA. और सिमिलरली सिंथेटिक हार्मोन्स वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका भी काम तकरीबन वही होता है जो नेचुरल हार्मोन करते हैं. ठीक है, और इसको एक्सोजीनस हार्मोन कहते हैं. और ये भी नॉर्मली उनमें से काफी हद तक ऑक्सीजन है, जिस तरह 2,4-D डाइऑक्सी क्लोरोएसिटिक एसिड है, 2,4-D कहते हैं उसको, इस तरह नेफ्थालीन एसिटिक एसिड. दीज आर द टू ऑक्सीजन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड by artificial means, but they have the same regulatory function as the natural endogenous hormone like IAA they produce. ठीक है, तो normally the people around the world they produce these hormones. ठीक है, और फिर उसको हम क्या करते हैं कि उसको यूज करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि spontaneously in the plant body structure and function is not discovered clearly. उसमें से कुछ ऐसे हार्मोन भी, इस तरह फ्लोरिजन है, वर्नल है, लेकिन फ्लोरिजन अब काफी हद तक पता चल गया है कि फ्लोरिजन ओके, थैंक यू. अच्छा, अब ये है कि आगे जो भी कुछ हार्मोन्स हैं जिस तरह वर्नालिन, ये और फ्लोरिजन, ये नॉर्मली दीज आर द हार्मोन दैट इज नॉर्मली, ये वर्नालिन एक हार्मोन है जो कि इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड चिलिंग वो प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर. और फ्लोरिजन नॉर्मली हार्मोन वो है जो कि जब वो शॉर्ट डे और फ्लावरिंग के अंदर हेल्प करता है. जब तक ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी. अगर फ्लोरिजन हार्मोन पैदा हो गया तो प्लांट के अंदर फ्लावर बनना शुरू हो जाएंगे. इट मींस दीज प्लांट्स आर हार्मोन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है?
इसकी क्लासिफिकेशन है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं। ये समटाइम जो प्लांट के जो हार्मोन्स हैं दे आल्सो हेल्प इन द हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसमें से ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, दीज आर ऑल हार्मोन्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ। और इनहिबिट जो करते हैं, एक्चुअली वो इनहिबिट नहीं करते उसको, हम मेरे लिहाज से तो जो ग्रोथ रिटार्ड करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द ग्रोथ रिटार्डेंट। उसके लिए कोई और सूटेबल लफ्ज होना चाहिए, बिकॉज दे हेल्प द प्लांट तो रेगुलेट द ग्रोथ, रेगुलेटर भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज दे हेल्प द प्लांट टू सेव द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है, लेकिन इसके दौरान प्लांट को ये सेव करते हैं, इसको प्लांट सेवर कह सकते हैं। ठीक है, उसमें सिट्रिक एसिड भी है और इथाइलिन भी है। ठीक है, और उसके बाद है यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन फ्रूट प्रोडक्शन। सॉरी दोबारा बता दें क्या मतलब, ये जो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है, एक्चुअली इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ये प्लांट के अंदर ये स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। जब भी प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ताकि प्लांट को स्ट्रेस से बचाया जा सके। ठीक है, स्ट्रेस के दौरान नॉर्मली जब भी प्लांट के हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अगर कोई भी कहत आ जाए या कोई भी चीज इलाके में आ जाए तो हमारी ख्वाहिश होती है एटलीस्ट हम बच जाए। तो बचने के लिए हम वो जो नान जरूरी काम होते हैं, जो ऐसा काम वर्ज किया, वो हम उसको छोड़ देते हैं ताकि हम जस्ट हम पूरी एनर्जी सिर्फ बचने के ऊपर लगा दें, तो जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन हम बच जाते हैं। सिमिलरली द केस विद एबीए एंड थाइलिन, इनका काम ऐसा ही है कि जो प्लांट की जो लाइफ है उसको डेड होने से बचा देते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर ग्रोथ को रिटार्ड कर स्ट्रेस के दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो उसको लिमिटेड कर देंगे। ठीक है, लेकिन सांस लेंगे लेकिन लिमिटेड कर देंगे ताकि जो एनर्जी हमारी प्लांट के अंदर कंजर्व हुई है वो ज्यादा अरसे के लिए प्लांट उसको यूज कर सके। ठीक है, ठीक है, प्लांट के अंदर ग्रोथ रिटार्ड होती है, लेकिन एक्चुअली दे हेल्प द प्लांट इन टू सर्वाइव अंडर दीज स्ट्रेसेस। उसके बाद है कि इसका और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्रोपगेशन के अंदर यूज होता है, ये कटिंग के अंदर, जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर हम ऑक्सीजन जो है दे एक्ट एज, और जिब्रेलिन इवन दे आल्सो हेल्प इन द रूट कटिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो जिब्रेलिन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन एज वेल, और चिलिंग रिक्वायरमेंट्स को भी समटाइम हमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस तरह वीट हो गई या कैरेट हो गई, उसको फ्लावरिंग करने के लिए दे नीड सम चिलिंग आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम जिब्रेलिन की स्प्रे कर दें तो दे डोंट रिक्वायर्ड, समटाइम दे डोंट रिक्वायर दीज चिलिंग आवर्स, दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर विदाउट चिलिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इट मींस दे हैव दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव होगी। एग्जैक्टली, समटाइम आपको पता है ना कि जो है ना आपका वो जो है जो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर बड बनते हैं, पूरा एक लेक्चर आपको दूंगा इसके ऊपर नेक्स्ट, कि जो फ्लावर बड बनती कैसे है। फ्लावर बड बनने के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कुछ के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो हमने शॉर्ट डे और लॉन्ग डे एक प्लांट्स पढ़े हुए हैं कि अगर कोई 20 डेज ऐसे वो शॉर्ट डे के जिसके अंदर भी वो शॉर्ट डे वाले प्लांट्स हो, तब जाके उसके अंदर ये जो है ना फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर उन लोगों ने ये भी देखा है कि अगर हम शॉर्ट डे और लॉन्ग डे वाली जो कंडीशन है अगर वो ना भी हो, ठीक है, तो ये होता है कि समटाइम हम किसी हार्मोन की स्प्रे कर दें तब भी वो उस जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिस इज नॉट द केस इन ऑल प्लांट। हर प्लांट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये इस तरह की लाइनें ना लगाएं प्लीज, ये जो आप लोग लगा रहे हो ना ये रेड किस्म की, इस तरह की लाइनें ना लगाएं,
ठीक है। अच्छा सर तो अगर सीजन ना हो उसका, उस प्लांट का ग्रो का, तो हाँ, सर वो उससे ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। अगर एक प्लांट, अब जिस तरह एप्पल है, एप्पल यहाँ ग्रो कर सकता है लाहौर में? नो सर। वाई? नो सर। बिकॉज यहाँ पर चिलिंग टेम्परेचर सर नहीं वो है। टू फॉर। जो फ्लावर बड, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी एप्पल की इधर, लेकिन फ्लावर नहीं बनेगा, बिकॉज उसकी फ्लावरिंग के लिए एप्पल को 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और 700 दिनों के, 700 घंटों के लिए। जब तक ये 700 घंटे उसके पूरे नहीं होंगे, उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो जो फ्लावर बड है वो नहीं बनेगी। जब अगर फ्लावर बड नहीं बनेगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो ज़ाहिर है उस उसको एज ए ऑर्चर्ड लगाने के लिए हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। अगर एप्पल का हम दरख्त लगा के लाहौर में लगा दें तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन देयर विल बी नो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, तो इसीलिए, जी सर। ठीक है, तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों ने क्या है कि लोग क्या करते हैं कि ये इस तरह की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देके देखते हैं कि शायद चिलिंग आवर्स की जगह हम कोई स्प्रे कर दें, या कोई ऐसी हार्मोन्स का स्प्रे कर दें जो एक्चुअली, अब चिलिंग और जब हम 700 घंटे देते हैं, 700 घंटे देने के बाद क्या चीज प्रोड्यूस होती है प्लांट के अंदर कि फ्लावर बनना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली एक वर्नानिल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है? वो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। क्यों ना वो हार्मोन, अगर हमें पता हो वो कौन सा हार्मोन है जो इतनी चिलिंग आवर्स के बाद प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, तो वो क्यों ना हम उसकी स्प्रे कर दें। तो पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च सो दैट दे कैन अप्लाई सम गुड टेक्निक। मेरी बात की समझ आ रही है? ताकि हम इसको रेगुलेट कर सकें। ये रिसर्च हम कर रहे हैं कि हम कैसे, हम डिफरेंट हार्मोन्स को, कितने न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरह मैनेज करें कि हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट ले सके विद मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और विद लेबर द्वारा हमारी जॉब्स क्रिएट हो। और अच्छा, आगे इसका बड़ा रोल है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। अब मैं एक आपको लेक्चर दूंगा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर, के प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है, इसे प्लांट कैसे प्रोपेगेट करते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर भी हम लो कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स आर यूज। इसके अंदर हम इन विट्रो प्रोपेगेशन करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, लेकिन अंडर हाईली स्टीराइल कंडीशंस। लेकिन उसके लिए भी वी नीड दीज प्लांट हार्मोन सो दैट वी कैन हैव अ मैक्सिमम प्लांट्स फ्रॉम द एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट क्या होता है? वो जो स्टार्टिंग प्लांट पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेप्स के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीए बेंजाइल एडेनिन और नफ्तालीन एसिटिक एसिड, दीज बोथ आर द ऑक्सीजन्स। ठीक है, इस तरह इंडोल ब्यूटारिक एसिड दे आल्सो हेल्प इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन टिश्यू कल्चर। अब नेक्स्ट सर ये बीए, सर ये बीए और एनए ये हार्मोन है। ये बेंजाइल एडेनिन और एनए कहते हैं नफ्तालीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटेड इन फ्रूट प्रोडक्शन। इवन अगर आपने सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करना है और बड डोर्मेंसी को ब्रेक करना है, यू कैन यूज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अब जिब्रेलिन, ये भी मैं असल में पहले मैं आपको बताना चाहिए था कि हार्मोन्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स की कितनी टाइप्स हैं, तो वो मैं आपको इधर बताता हूं कि देयर आर, अभी इसकी जो टाइप्स है ना वो ये है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स है, ऑक्सीजन होती हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। ये मेजर क्लासेस हैं हार्मोन्स की। ठीक है, हर हार्मोन्स की जो क्लासेस हैं दे हैव दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस हैं। जिस तरह ऑक्सीजन क्या करती है, दे शूट और एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये प्रोड्यूस होती है और रूट की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। और इसके अलावा सीड, मैंने कहा था सीड की डेवलपमेंट के दौरान अगर जाइगोट के बाद प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ना बने तो सीड नहीं बनेगा।
मेरी बात की समझ, सेल डिवीजन होगी, लेकिन सेल डिवीजन होने के बाद सेल को पता नहीं चलेगा कि उसने सीड की स्ट्रक्चर बनना है, वो कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है? तो इसका स्टिमुलेट एलोंगेशन है, लो कंसंट्रेशन चाहिए होती है, लेकिन अगर हम इसकी हाई कंसंट्रेशन डाल देंगे तो वो प्रमोट करने की बजाय प्लांट को डेड कर देगा। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने कंसंट्रेशन कितनी चाहिए इसकी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ये है ना, तो प्लांट इवन ह्यूमन के लिए भी बड़ी खतरनाक होती है ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट के लिए भी बड़ी लो क्वांटिटी में जो चाहिए होती है। जब इसकी थोड़ी सी हाई क्वांटिटी कर देंगे प्लांट के ऊपर, इसकी स्प्रे करेंगे तो ये जहर बन जाती है और प्लांट को किल कर देती है। इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने किसी भी हार्मोन की कितनी आप मुझसे क्वेश्चन, सर ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं घर जाकर स्प्रे की थी मेरे पौधे मर गए, तो उसकी वजह क्या होगी कि आपने उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन उसके ऊपर स्प्रे कर दी। ठीक है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी हार्मोन की कितनी कंसंट्रेशन यूज करनी है या किसी भी केमिकल की। ठीक है, सिमिलरली साइटोकाइन है, ये सेल डिवीजन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लांट के अंदर सेल डिवाइड होता है तो साइटोकाइन यूज कर प्रोड्यूस होते हैं और सेल को डिवीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में ये प्रोड्यूस होती है, और दे आर सिंथेसाइज्ड रूट्स के अंदर प्राइमरी ये सिंथेसाइज होती है। और इसके अलावा और इसका सेल डिवीजन के अंदर शूट्स एंड रूट्स के अंदर मॉडिफाई एपिकल मेरिस्टेम एंड प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ को ये प्रमोट करती है। ठीक हो गया। अब जिब्रालिन से ये नॉर्मली सीड की डोमिनेंसी को ब्रेक करती है। ठीक है, मेरिस्टेम ये प्रोड्यूस कहां होती है, मेरिस्टेम्स ऑफ द एपिकल बड्स एंड रूट्स, यंग लीव्स के अंदर भी जिब्रालिन प्रोड्यूस होता है। और स्टेम एलोंगेशन, पोलन डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल है जिब्रालिन का। ठीक है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जिब्रालिन ना हो तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही ना हो। जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इट मींस दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं साइटोकाइनिन की, जो आपने बीए कहा था, बेंजाइल एडेनिन, ये साइटोकाइनिन है। जिब्रालिन के अंदर GA3, GS, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इंसान के अंदर कौन कौन सी है, IBA, IAA, इस तरह डिफरेंट इसकी। फिर अब सिस्टिक एसिड आ गया, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड करता है, लेकिन एक्चुअली इनहिबिट ग्रोथ, प्रमोट स्टोमल क्लोजर। अच्छा, अब जब भी प्लांट के अंदर स्ट्रेस आता है तो ABA प्रोड्यूस होता है। जैसे बड़ा ड्राउट स्ट्रेस आ गया, अब ABA क्या करेगा, स्टोमेटा को जाकर क्लोज कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट के अंदर जो पानी है वो कंजर्व हो जाएगा। जब वो कंजर्व हो जाएगा तो प्लांट को ज़ाहिर है अगर पानी नहीं भी मिल रहा बाहर तो अंदर उसका पानी जो है वो सेफ है। ठीक है, और प्लांट की जरा ज्यादा अरसे के लिए जिंदा रह लेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इथाइलिन और ABA दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। इफ दीज हार्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ना हो प्लांट, बायोसिंथेसिस का मतलब जो प्लांट के अंदर खुद प्रोड्यूस होते हैं, तो प्लांट ज्यादा अरसे के लिए सर्वाइव ना कर सके। ठीक है, तो ये आगे ये ऑक्सीजन हैं जो केमिकल्स हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ कोलियोप्टाइल्स, ये आपने पढ़ा होगा, कोलियोप्टाइल का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, फिर जिसके अंदर वो उसकी जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स लाइट, अवे फ्रॉम लाइट, वो एक एक्सपेरिमेंट है, मैट्रिक FSC में आप लोगों ने किया होगा। तो ऑक्सीजन में से ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, फ्रॉम बेसल पार्ट, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, थ्रू द प्लांट, सेल टू सेल मूव करती है। ये मैं पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये आल्सो हेल्प सेल एलोंगेशन के अंदर हेल्प करती है। अगर आपने फ्रूट का साइज बढ़ाना है ना तो ऑक्सीजन की स्प्रे कर दे। ऑक्सीजन क्या करती है कि आपका फ्रूट का जो साइज है वो एक्सपेंड कर देता है। उसके अंदर ऐसे पंप्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उसके, जिस तरह ये है, ये हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन, ये सेल वाल के, ये जो ऑक्सीजन क्या करती है कि जब भी किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ये हाइड्रोजन आयन को बाहर भेज देती है सेल मेम्ब्रेन से बाहर। जब सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाती है तो उसकी जो सेल वॉल है ना उसको ये लूज कर देती है हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयन की वजह से जब इसकी सेल वॉल लूज होती है तो वो एक्सपैंड होती है। जब वो एक्सपैंड होती है तो सेल की जो साइज है वो बढ़ जाता है। जब सेल का साइज बढ़ता है तो फ्रूट का साइज बढ़ जाता है। ये देखिए आप, नंबर 1 ये क्या है,
अब आप इसको देखेंगे ऑक्सीजन क्या कहते हैं, इंक्रीज प्रोटॉन पंप एक्टिविटी। प्रोटॉन कैसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जब भी किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है जो हाइड्रोजन आयन को सेल वॉल के पास भेज देती है, सेल इनसाइड द सेल से सेल वॉल की तरफ चली जाती है। फिर सेल वॉल जो है वो मोर एसिडिक हो जाता है। जब वो मोर एसिडिक होता है दे एक्सपैंड द सेल, जो उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लीविंग, और जिसकी वजह जो सेल का जो है ना सेल की एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। जब इसकी एलोंगेशन होती है तो फ्रूट की एलोंगेशन हो जाती है, फ्रूट का साइज बढ़ जाता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन मैंने बताया गया हर्बिसाइड के तौर पर भी यूज करती है अगर इसकी ओवरडोज यूज की जाए, ठीक है। बाकी इसकी सारी जो साइटोकाइनेंस हैं जिस सेल डिवीजन को एनहांस करते हैं, ये अब मैं वही कहानी वो दूसरी प्रेजेंटेशन वाली, ताकि अब आपको समझ आ गई कि ग्रोथ करते क्या कैसे हैं। सबसे पहले इसकी सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। इन पीकन एक फ्रूट है जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पीरियड ऑफ सीड स्ट्रेटिफिकेशन। अब सीड स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है कि सीड को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दी जाती है सो दैट उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो उसको ये एक स्कैरिफिकेशन होती है, एक स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सीड के अंदर। अब डॉर्मेंसी क्या होती है, पहले तो ये बताएं व्हाट इज अ सीड डॉर्मेंसी। बस 2 मिनट बस मैं खत्म। अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड अपनी ग्रोथ को चला जाता है जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब। हाँ जी, जो सीड के अंदर ना अनरेस्ट में चला जाता है, वो अनरेस्ट कैसे होती है कि उसके अंदर जो आपका वाटर है वो कम हो जाता है, जो आपके क्रिस्टलाइन अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो क्रिस्टल फॉर्म में चले जाते हैं, सलाइन फॉर्म में नहीं रहते। इसके अलावा ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, और एबीए प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन जब हम इसको सीड को जर्मिनेट करवाते हैं तो इसके अंदर से सीड की जो डॉर्मेंसी पहले हम उसको ब्रेक करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि सीड जो है वो प्लांट अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर सके, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड स्प्रेड किया जाता है, जो जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। इस तरह डॉर्मेक्स ये एक हार्मोन है जो कि इस सब्स्टिट्यूट फॉर द चिलिंग इन कीवी, जिस तरह मैंने कहा ना चिलिंग के लिए भी कुछ सब्स्टिट्यूट है दुनिया के अंदर, वो जिब्रेलिन है नॉर्मली, ठीक हो गया। अच्छा, और फिर है दे आल्सो प्रोड्यूस इन फ्लावरिंग, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, जिब्रेलिन इथाइलिन इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल के अंदर लोगों ने क्या किया कि इथाइलिन की स्प्रे की, दे गॉट बेस्ट रिजल्ट्स, द पीपल उसके अंदर जो फ्लावरिंग आ गई। सिमिलरली एसिटाइलिन, कैल्शियम कार्बाइड एंड एथिफोन, इथमोन भी थाइलिन है जो कि थाइलिन प्रोड्यूस करती है, आर यूज्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। लीची के अंदर नेफ्थालिन एस्टिक एसिड, ये भी एक हार्मोन है जो कि ऑक्सीजन है, रिप्लेस गिल्डलिंग फॉर इंप्रूव फ्लावरिंग। इट मींस देयर आर मेनी हार्मोन्स, कुछ प्लांट के अंदर कुछ और हार्मोन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर डिफरेंट हार्मोन है, लेकिन काम सबका भी फ्लावरिंग ही है, ठीक है। अब इस तरह सैड ये है एक हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग करता है एप्पल के अंदर, पियर के अंदर, पीच के अंदर और ब्लूबेरी के अंदर। इट मीन दीज हार्मोन्स हैव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ठीक है। और लेमन जो है वो डिफरेंट ग्रेप्स के लिए सीसीसी एक हार्मोन है जो कि जिसको यूज करते हैं फॉर इंड्यूस फ्लावरिंग। इस तरह इनहिबिशन और डिले ऑफ फ्लावरिंग, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो कि फ्लावरिंग को डिले करने में भी हेल्प करते हैं। सम टाइम वी नीड अर्ली फ्लावरिंग, सम टाइम वी नीड, जिस तरह अब डिले करनी है फ्लावरिंग, हमें गावा के अंदर साल के अंदर 3 फसलें होती हैं, लेकिन अगर हम इनमें से 3 में से एक फसल लें या एक बार फ्रूट लें तो वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली इसकी ना 3 साल में 3 बार इसकी फ्लावरिंग आती है, एक फरवरी मार्च में, ठीक है, फिर एक सितंबर में इसकी जुलाई में फ्लावरिंग आती है और एक सितंबर में फ्लावरिंग आती है। जो फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग आती है उससे जो फ्रूट फर्टिलाइज होता है और 125 दिन के बाद इसका फ्रूट डेवलप हो जाता है। इट मीन नॉर्मली जो गर्मियों के अंदर फ्रूट आता है हमारा, उसकी फ्लावरिंग कब आती है? फरवरी मार्च में, ठीक है। और जो सर्दियों में फ्रूट आता है उसकी फ्लावरिंग आती है जुलाई में, ठीक है। और जो सर्दियों के बाद
जो बाहर के मौसम में अगर आपको अमरूद का फ्रूट मिलता है तो उसकी फ्लावरिंग होती है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो नॉर्मली जो सबसे बेस्ट फ्रूट होता है गावा का वो होता है वो जो हम विंटर में खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, उसके ऊपर उसका फ्रूट का साइज अच्छा होता है, मीठा होता है और बहुत अच्छी, इसलिए हम अदर टू क्रॉप्स को नॉर्मली हम नहीं चाहते फार्मर्स, क्योंकि ताकि वो विंटर क्रॉप को अच्छे तरीके से वो क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। इसलिए समटाइम वो आल्सो नीड टू डिले द फ्लावरिंग, टू इनहिबिट द फ्लावरिंग, ठीक है, उसके लिए भी हम हार्मोन यूज करते हैं, ठीक है। तो ताकि कुछ ऐसे और इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन है जो कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए भी यूज होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, they are very important, seedless fruits are very important because they actually इसकी जो है ना आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बड़ी इंपॉर्टेंट इसका जरूरत होती है। ग्रेप्स वैसे भी हम खाने में अगर सीडेड हो ग्रेप्स हो तो हमें अच्छे नहीं लगते, अगर सीडलेस हो तो अच्छे हो। इस तरह जब बनाना के अंदर भी सीडलेस बनाना हो तो वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कि हमारा वो जो टेस्ट नहीं बनता, ठीक है। और सिमिलरली एप्लीकेशन जो है जिब्रेलिक एसिड की इंक्रीज फ्रूट सेट इन स्ट्रॉबेरी, जितना ज्यादा फ्रूट सेट होगा उतना ज्यादा अगर हम जिब्रेलिन की स्प्रे करते हैं तो फ्रूट सेट ज्यादा होगा, जब फ्रूट सेट ज्यादा होगा ज्यादा फ्लावरिंग ज्यादा होगी। उसके बाद है फ्रूट की थिनिंग। समटाइम फ्रूट बहुत ज्यादा वो हो जाता है प्लांट के ऊपर तो हमें उसकी थिनिंग करवानी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये डिफरेंट हार्मोन्स है जो यूज होते हैं। It means these hormones are very important, are the growth regulator is very important in the growth of the plant, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं और भी ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के अंदर है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट ड्रॉप के अंदर भी हम इसको फ्रूट का ड्रॉप कम से कम करने के लिए हार्वेस्टिंग के लिए हम नॉर्मली इथाइलिन की स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना पैटर्निंग हो जाती है, हम इसको हार्वेस्टिंग के लिए भी इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बाकी 2-3-4 स्लाइड्स वो बाद में पढ़ा दूंगा। अच्छा जी यार मुझे ना इसकी वो स्क्रीनशॉट लेके और अटेंडेंस लगा के मुझे भेज दो। जी सर। ठीक है, कोई इशू हो तो नोट्स भेजेंगे। हाँ नोट्स में अभी भेज देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ना हार्मोन्स के बारे में गूगल पे पढ़ना है कि क्या होते हैं हार्मोन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये क्यों यूज होते हैं और एग्रीकल्चर इसको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी कहानी इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए सो दैट, क्योंकि इसके बगैर आपकी इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं कर सकती, आपका फ्रूट का साइज अच्छा नहीं बन सकता, आपके फ्रूट का कलर अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। और फ्रूट डैमेज से बचाने के लिए आप वो सीड की नहीं डेवलप हो सकता इसके बगैर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज होगा तब भी आप फार्मर्स को रिकमेंड करोगे कि अगर अब फार्मर्स को वो कहे कि हमारे ना ये फ्रूट का साइज नहीं बढ़ रहा, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर इस हार्मोन की स्प्रे कर दें या इस हार्मोन को आप डिले कर दें, ठीक है। तो दिस इज द नॉलेज दैट यू शुड हैव सो दैट यू कैन टीच द फार्मर्स। अब ये हमारा एक लेस देन 1 मिनट रह गया, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।